Objective of today's lecture is revision of basic rules of double entry, practical question of double entries, multiple choice questions. First of all, revision of basic rules of double entry. डबल एंट्री के लिए कुछ बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट हम एनालाइज करेंगे क्या जॉब एक्टिविटी के अंदर क्या एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू क्या एलिमेंट्स है। उसके बाद रिकॉर्डिंग की तरफ जब हम जाएंगे तो रिकॉर्डिंग में हम एसेट्स को एनालाइज के में अगर हम एनालाइज करेंगे कि ये एसेट्स है तो उस एसेट्स को, और अगर एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेम चीज अगर लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और रेवेन्यू अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। इन शॉर्ट, अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस वेन एवर इंक्रीजेस it should be recorded in the debit side, or vice versa, means when decrease it will be recorded in the credit side. Liabilities, capital and revenue whenever increase it will be recorded in the credit side, and decrease it will be recorded in debit side. Assets and expenses आपके इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू इसके एसेट्स और एक्सपेंस के वाइस वर्सा है। अब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे क्वेश्चंस की, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर बिलो ट्रांजैक्शंस। जनवरी 1 को इन्वेस्टमेंट 900,000 कैश इन बिजनेस। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में डिस्कस किया था। सिमिलर क्वेश्चन रखने का पर्पस कि जब आप दोनों वीडियोस को कंपेयर करके देखें तो आपको आइडेंटिफाई हो कि रिकॉर्डिंग में दोनों की अल्टीमेट तो रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट में आपके पास एनालाइज करना है और रिकॉर्ड करना है। क्या एनालाइज करना है? 1 जनवरी 2020 इन्वेस्टेड ₹900,000 कैश इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर 900,000 मीन 9 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कैश के शेप में ऑनर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। बिजनेस में क्या चीज आ रही है, आप एनालाइज करना कि इनमें से कौन सी चीज, कौन से लेटर, कौन सा वर्ड ऐसा है जो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू से रिलेटेड, जो हमने बेसिक डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके, वो प्रीवियस लेक्चर से कोई आपके पास अल्सर का कोई पार्ट आपको नजर आ रहा हो। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट, मींस ऑनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल कहा जाता है, और कैश इज एसेट्स। अब यहां पे बात आ रही है कि एसेट्स, एक तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो एसेट से कहां से आ रहा है, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ऑनर जो है वो पैसे लगा रहा है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पे आपके पास बात रही है जब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो अगर ऑलरेडी कैश है तो और कैश आने से, इनफ्लो होने से आपके पास कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और कहां से आ रहा है, तो जो कैपिटल है, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, अगर ये 9 लाख रुपए उसने अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा उसमें इंक्रीज होगा। अगर न्यू बिजनेस है, क्योंकि इस टर्म्स में कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि बिजनेस ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टेंस है या न्यू बिजनेस ओपन हो रहा है। इस कंडीशन में जो 900,000 रुपीज का जो कैपिटल है
वो बिजनेस के अंदर अगर ऑलरेडी है तो उसमें 900,000 कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अगर ऑलरेडी नहीं है तो इट मीन्स के पहले बिजनेस है ही नहीं। अगर बिजनेस नहीं है तो उसमें कैपिटल भी जीरो है। अब जीरो के बदले वो 9 लाख रुपए हो गया। इस शेप में, इस कंडीशन में आपके जो दोनों कंडीशन, दोनों चीजें, एसेट्स बिजनेस के अंदर, कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बेसिक रूल्स जो इससे पहले इसी लेक्चर के अंदर हमने स्टार्टिंग में रिवीजन जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल से, और इसमें आज हमने जस्ट एक समराइज रिव्यू किया था। इसमें आपको ये देखना है कि कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, और कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्या रिकॉर्ड होता है। अगर याद कर ले, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए आपके एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है और आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। इट मीन्स कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीजें आपके पास, अगर याद हो डबल एंट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, टू एंड अपोजिट्स, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। अब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए फॉर्मेट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है तो उस एसेट का नाम क्या है। उस एसेट का नाम है कैश। तो कैश अकाउंट पर्टिकुलर में हम नाम देंगे, और उस नाम के आगे आप डेबिट या क्रेडिट जो कॉलम है, दो कॉलम के नाम है, उस दोनों कॉलम में अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे। मगर रिकॉर्डिंग के कुछ टर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। फर्स्ट कॉलम में आप डेट मेंशन करेंगे, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर से कौन से अकाउंट आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, और पी आर पोस्टिंग रेफरेंस कि ये कौन से लेजर कौन से पेज पर इसका डिटेल, इसकी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट जिस तरीके से दो कॉलम्स की हमने एंट्रीज की बात की, उसी तरीके से डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश जब आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे, एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट। आप कैश, एसेट का नाम क्या है, कैश। और क्रेडिट, कैपिटल आपका इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट करके आपने पर्टिकुलर में लिख दिया कैपिटल ऑनर इन्वेस्टमेंट। नीचे से डिस्क्रिप्शन लिख दी टू रिकॉर्ड कैपिटल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, January 4, 2020, परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 कैश। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश पे। आप जब कोई चीज खरीद रहे हैं, सबसे पहले आपके पास आप देखें फर्नीचर के नेचर क्या है। अगर याद कर ले फर्स्ट लेक्चर से, नॉन करंट एसेट्स फर्नीचर, सेकंड कैश, कैश भी आपके एसेट्स है। अब जब आप खरीद रहे हैं, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने में आप जब एक फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, जब कोई चीज खरीद रहे हैं, अगर ऑलरेडी आपके पास फर्नीचर है तो और खरीदने से आपके पास वो चीज इंक्रीज होगी। और जब आप उसको कैश पे कर रहे हैं, जब कैश अदा कर रहे हैं, तो कैश पे करते वक्त आपके पास कैश आपका डिक्रीज होगा। क्योंकि जब आप किसी को अपने पॉकेट से कैश दे रहे हैं तो यकीनन आपके पास जितना कैश होगा वो कैश की वॉल्यूम आपकी कम हो जाएगी, कैश आपका कम हो जाएगा। तो जब कैश आपका कम होगा, इट मीन्स कि एक कैश आपका कम होगा, उसके बदले आपके पास फर्नीचर इंक्रीज होगा। अब अगर फर्नीचर इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा, इस कंडीशन में यहां पे आपके पास सेम रिकॉर्डिंग कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है इसका नाम फर्नीचर है, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है इसका नाम कैश है। जब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होता है, जब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। अब वही चीज, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री, दो चीजें ऑपोजिट, एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। अब इसके पर्टिकुलर्स को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर। नरेशन लिखना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में स्टिल बहुत ओल्ड एकेडमिक सिस्टम चल रहा है तो इसमें नरेशन मेंशन करना बाजों का कुछ एग्जामिनर प्रेफर करते हैं। अदरवाइज आजकल मॉडर्न जितने भी फैकल्टीज हैं वो इस नरेशन को, क्योंकि नरेशन के अंदर आप
ऑलरेडी परचेज ऑफ फर्नीचर, तो ऊपर आपने परचेज फर्नीचर का ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ऐसे जस्ट उसकी रिकॉर्डिंग की करें डबल एंट्री के अंदर, रिकॉर्डिंग की होती है, तो टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर, ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, लिख लें तो बेहतर है। थर्ड नंबर, ऑन January 8, 2020 परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹15,000 ऑन अकाउंट। अब परचेज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मकसद क्या है? वो चीज जो आप खरीद रहे हैं और सेल करने के लिए। कितने की परचेज कर रहे हैं? 15,000 रुपए की ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मकसद क्या? उधार पे परचेज कर रहे हैं। मर्चेंडाइज आपके एसेट से, ऐसे मर्चेंडाइज मीन इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक, कुछ भी वर्ड्स यूज हो सकता है। ऑन अकाउंट मीन्स कि उधार पे परचेज करें। जब उधार पे चीज परचेज करते हैं तो उधार पे खरीदना बिजनेस के लिए, ऑनर के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है कि आप उसको पे करें। तो ये आपकी लाइबिलिटीज। अब आपके पास यहाँ पे मर्चेंडाइज आपकी इंक्रीज हो रही है और आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। मर्चेंडाइज मीन्स आपके एसेट्स, एसेट्स में इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड। वंस अगेन ड्यूअल कॉन्सेप्ट, एक एसेट्स एक इंक्रीज होगा, लाजमी नहीं कि एक एसेट्स एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो, दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। एक का रिकॉर्ड डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, दूसरा आपके पास क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। तो जो मर्चेंडाइज आप परचेस करें 15,000 रुपीज की, अगर डेबिट साइड पर है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। उसके बदले अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश आपका कम होता। अगर पे कैश पे नहीं करें मगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आप लाइबिल हैं पे करने के लिए, तो इस कंडीशन में आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो इसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? 8 जनवरी को आप डेट मेंशन कर दिया, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, परचेज, गुड्स, स्टॉक, कुछ भी चीज आप लिख सकते हैं। कोशिश किया करेंगे जो वर्ड आपके एग्जाम में, आपकी जो ट्रांजेक्शन में वर्ड यूज हुआ है सेम आप यूज कर लें। और आपने पे करना है, आपको अकाउंट्स पेएबल, आपने परचेस तो कर दिया, अब उसके बदले आपने अब तक पे नहीं किया, पे एबल काबिल अदा है, तो आप रिकॉर्ड कर लें मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट 15,000। देख लें दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल है। सेम चीज परचेस इक्विपमेंट फॉर ₹40,000 ऑन अकाउंट, 40,000 रुपीज का इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं। अब 40,000 रुपीज के जो इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो आपके इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट की नेचर क्या है? एसेट्स, एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और इस एसेट्स कितने के इंक्रीज हो रहे हैं? 40,000 रुपीज ऑन अकाउंट मीन्स उधार पे परचेज कर रहे हैं। अब जब क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज होगी। पहले आपको पे करना था 15,000 रुपए, अब आपके 40,000 रुपीज और इंक्रीज करके आपको पे करना है 55,000 रुपीज टोटल लाइबिलिटीज। मगर हम इस एंट्री के लिए आपको 40,000 रुपीज इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे? आपके पास आ क्या रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होते हैं डेबिट, और उसके बदले लाइबिलिटीज अकाउंट पेएबल, इक्विपमेंट के बदले आपने पे करना है 40,000 रुपीज। नरेशन में वही सेम चीज, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, आपने ऑन परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, जो वर्डिंग आपकी ट्रांजेक्शन में लिखी हुई है सेम चीज आप अपने पास नरेशन में लिख सकते हैं। पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, जिस सप्लायर से, जिस बंदे से आपने मर्चेंडाइज परचेज की थी 15,000 रुपीज की, अब आप उसको पे कर रहे हैं। जब आप पहले क्या था? पे एबल काबिल अदा, अब आप अदा कर चुके हैं, कर रहे हैं। जब अदा कर रहे हैं तो जो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपकी डिक्रीज होगी। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसके साथ साथ आपके जो, आपके पास जो कैश का बैलेंस होगा वो भी कम होगा। आपके सप्लाई, आपके एसेट्स, आपके पास एसेट्स जो है पेमेंट वो आपकी कम होगी, और आपकी लाइबिलिटीज भी कम होगी। जब एसेट्स आपके कम हो रहे हैं, एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट, और लाइबिलिटीज कम होगी तो डेबिट। अब आपके पास जो एंट्री होगी, अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट पेएबल जो काबिल अदा आपको पे करना है वो डेबिट, और कैश अकाउंट को अपने क्रेडिट करती है। नेक्स्ट एंट्री आपके पास, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड फॉर कैश 12,000। जो आपके पास
गुड्स आपने परचेज किए हैं 5,000 रुपीज के। अब वो जो इन्वेंट्री आपने पहले 15,000 रुपए की परचेज की थी, उसमें से 5,000 की इन्वेंट्री आपने सेल करती है कितने में? 12,000 में। अब यहाँ पे आपको पास हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। सोल्ड फॉर कैश, हम पहले इस बात की बात कर रहे हैं। सेल्स, सोल्ड मीन्स सेल, सेल्स सेकंड फॉर्म है सोल्ड। सोल्ड, सेल जो है आपके पास अल्सर का पार्ट रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और कैश, कैश भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब आपके पास कैश मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। आप कोई चीज, जब कोई चीज गुड्स दे रहे हैं, उसके साथ आपने 12,000 रुपीज आपने कैश रिसीव किया। अब आपके पास जो कैश रिसीव हुआ है, जो आपके पास कैश रिसीव हुआ है, दिस कैश इज नोन एज एसेट्स। भाई क्यों रिसीव हो रहा है, कौन दे रहा है कैश? जो कहां से आ रहे हैं कैश, किसके बदले आ रहे हैं? वो आपके रेवेन्यू के बदले आ रहे हैं। अब जो कैश रिसीव हुआ है, उस कैश को बेस बनाते हुए आपके पास कहां से आ रहा है? वो रेवेन्यू से आ रहा है। अब रेवेन्यू आपके पास इनकम भी इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, एसेट्स कैश इंक्रीज हुआ है तो डेबिट। अब ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई। ऐसी एंट्री को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। भाई कहां से पैसे आए? सेल्स अकाउंट। सेकंड चीज, कॉस्टिंग मींस एक्सपेंस। कितने अमाउंट का, जो आपने अगर याद कर ले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो 12,000 पे आपने सेल तो की है, अगर वो स्टॉक आप परचेज ही नहीं करते तो यकीनन सेल भी नहीं कर सकते थे। जब परचेस नहीं होगा तो सेल भी नहीं करेंगे। अब परचेस करेंगे तो आपने जब पहले एसेट्स आपके पास, अब जब आपने वो एसेट्स आपके पास थे, अब वो एसेट्स आपने किसी और को हैंडओवर किए, उसके बदले आपको 12,000 रुपये मिले। जो एसेट्स आपने, जो कॉस्टिंग 5,000 रुपीज के आपने एक्सपेंस किया है, और उतने ही 5,000 रुपीज की आपने गुड्स उनको दिए कस्टमर को। 5,000 रुपीज की जो इन्वेंट्री गुड्स आपने दी है, उसके बदले आपको 12,000 रुपीज मिले। क्यों मिले? से आपने से वो चीज सेल की है। कितने की है वो चीज? वो 500 रुपीज की है। इस कंडीशन में जो गुड्स मींस जो मर्चेंडाइज आपके पास 500 रुपीज की थी, अब आपने किसी और को दे दी। तो अब किसी जब और के हैंड ओवर कर, तो अब आपके पास ऑनरशिप नहीं है। जब आपके पास ऑनरशिप नहीं, तो आपके पास एसेट्स में 15,000 पे जो आपने रिकॉर्ड किया, वो 15,000 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एसेट्स की बेसिक डेफिनेशन थी रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस। अब तो आपके पास उसकी ऑनरशिप है ही नहीं। तो यहां पे आपके पास वो गुड्स इंक्रीज, गुड्स आपके डिक्रीज होंगे, और आपके उस गुड्स के बदले 5,000 रुपीज का आपका खर्चा होगा। ये खर्चा करेंगे तो सेल्स होगी। अब यहां पे आपके पास जो 12,000 रुपीज कैश मिले, कहां से मिला है? सेल्स के बदले। अब इस सेल्स के लिए आपने कुछ खर्चा भी करना था। तो इस सेल्स का टोटल, इस सेल्स करने के लिए आपने खर्चा कितना किया, इस खर्चे को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने सेल की उसकी, उसका खर्चा कितना है, या जो सेल्स की है उसका खर्चा कितना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका खर्चा है, आपको वो इंक्रीज होगा। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड। और उसके बदले आपके इन्वेंट्री, आपके गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं। जब गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं तो गुड्स, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री की नेचर है एसेट्स, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ इक्विपमेंट ₹30,000। जो आपने इक्विपमेंट परचेज किए थे, उस इक्विपमेंट के बदले अब आपको पेमेंट कर रहे हैं आप 30,000। क्यों पे कर रहे हैं भाई? क्योंकि आपको पेएबल था पहले, पहले काबिल अदा था, अब आप उसको अदा कर चुके हैं, कर रहे हैं। अब जब आप काबिल अदा अमाउंट जब अदा कर रहे हैं, तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको पे करनी थी, अब वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई। पे करेंगे एसेट्स। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास आपने परचेज किए थे इक्विपमेंट, और सप्लायर को उसके बदले ही पे कर रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिक्रीज होगी और आपके एसेट्स भी डिक्रीज होंगे। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिक्रीज होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड, और एसेट्स अगर डिक्रीज होते हैं तो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड। इसका रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट पेएबल डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। हमने परचेज 40,000 किया था, अब 10,000 बाकी हमें काबिल अदा है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹25,000 ऑन कैश।
25,000 रुपीज की आपने मर्चेंडाइज परचेज की है, मगर कैश पे परचेज की है। कैश पे परचेज की है आपने मर्चेंडाइज। आपने 25,000 रुपीज की इन्वेंट्री परचेज की है कैश पे। तो मर्चेंडाइज की नेचर आपके पास एसेट्स है, उसके बदले आप कैश दे रहे हैं, तो कैश की नेचर भी एसेट्स है। अब मर्चेंडाइज आपके एसेट से जब खरीद रहे हैं तो पहले आपके पास एसेट्स होंगे, वो खरीदने से और एसेट्स आपके पास ये इंक्रीज हुए, और इसके बदले जब आपने कैश पे किया है तो आपका कैश डिक्रीज होगा। कैश डिक्रीज होगा, अब आपके पास एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है इसका नाम मर्चेंडाइज है, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है इसका नाम कैश है। जो एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज अकाउंट उसको डेबिट करेंगे, और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे 25,000 रुपीज से। अब हमारा एंट्रीज के बाद हमारा बेसिक इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके पास, when a company pays one of its creditors by check, the effect of the assets and liabilities is। जब कोई कंपनी किसी अपने क्रेडिटर को जिससे उधार लिया था उससे अगर परचेज किया था, पहले उधार था, अब उसको आप पे कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, मगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो आपके पास जब किसी को कैश दे चेक दे रहे हैं तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। अब आपके पास ऑप्शन है इफेक्ट ऑन एसेट्स। अब आपके पास अगर मैं पहले डिस्कस कर लें कि एसेट्स इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। जब आप किसी को पे कर रहे हैं अगेंस्ट लाइबिलिटीज, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको काबिल अदा था अब आप वो पे कर चुके हैं, तो आपकी वो लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी। और लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी मींस क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे, और इसके बाद उसके साथ साथ आपके एसेट्स भी डिक्रीज होंगे। अब आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं ए बी सी डी, डी तो नन ऑफ अबोव, पहले तीनों देख लेंगे, अगर नहीं है तो फिर नन ऑफ अबोव होगा। फर्स्ट में कह रहा है कि एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहे हैं, बैंक अमाउंट जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, एसेट साइड पे बैंक जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी साइड पे डिक्रीज हो रही है आपकी लाइबिलिटीज। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि इंक्रीज हो रहा है बैंक, आप पे कर रहे हैं और बैंक इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है आपकी लाइबिलिटीज। थर्ड नंबर में डिक्रीज बैंक हो रहा है और इंक्रीज लाइबिलिटीज हो रही है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, या नन ऑफ अबोव। अब इस कंडीशन में आपके पास जितनी भी एसेट्स है, वो आपके एसेट जब आप बैंक से किसी को पे करेंगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा, एसेट्स आपका डिक्रीज होंगे, एसेट डिक्रीज होंगे, और उसके साथ साथ आपकी लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होगी, तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट एंट्री इज नीडेड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट दैट हैज बीन ब्रॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम निम्रा। जो निम्रा से आपने परचेज किया था, जो आपने निम्रा से परचेज किया था ऑफिस इक्विपमेंट, अब वो इक्विपमेंट जब आपने परचेज किया था उस वक्त तो आपने कहा था मेरे पास इक्विपमेंट आ गया और उसके साथ साथ मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब आपने उसको कैश पे करने का मतलब वो चीज रिटर्न कर रहे हैं, वापस इक्विपमेंट ही वापस कर रहे हैं। जब आपने परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी आपके पास, एंट्री जब परचेज करेंगे तो इक्विपमेंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आप इक्विपमेंट रिटर्न कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ इक्विपमेंट आपका क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा। इक्विपमेंट की नेचर जब अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, अगर क्रेडिट इक्विपमेंट की नेचर क्या, एसेट्स एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब इस कंडीशन में आपके पास एसेट डिक्रीज हो रहा है, जब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट साइड पे होगा। तो जो ऑप्शन 1 एंड 2 है, जो एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं वो तो नहीं होंगे। अब सी एंड डी ऑप्शन में क्या आपके उसके बदले जब आप इक्विपमेंट देंगे तो क्या वो सब आपको निम्रा कैश दे देगी? नहीं देगी, क्योंकि हमने अब तक उसको पे नहीं किया हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है नॉट येट पेड। जब पे नहीं किया तो आपके पास आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइबिलिटीज है वो आपकी लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज होंगी, क्योंकि उसके बदले आपने कैश नहीं दिया, आप उसके बदले ऑफिस इक्विपमेंट वापस कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ बिजनेस शो अ डेबिट बैलेंस इन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ इट्स बैंक बैलेंस, जब बिजनेस के अकाउंट में बैंक में डेबिट बैलेंस आ रहा है, दिस इंडिकेट द बिजनेस हैज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, द बिजनेस इज लायबल टू पे टू द बैंक।
द बिजनेस इज हैज मनी इन द बैंक, द लेजर एंट्री मस्ट बी रॉन्ग। सर वर्डिंग की वंस अगेन हम गो थ्रू कर लेते हैं। इफ अ बिजनेस शोज अ डेबिट बैलेंस, मींस डेबिट बैलेंस हो रहा है और बिजनेस के बैंक अकाउंट में, बिजनेस के रिकॉर्ड के हिसाब से कि मेरा अकाउंट, बैंक जो बैंक के एसेट्स हैं वो बैंक एसेट्स, बैंक बैलेंस मींस आपके पास एसेट्स है, करंट एसेट्स है बैंक बैलेंस, अब वो उसमें डेबिट बैलेंस हो रहा है, मींस ऑलरेडी आपके पास कुछ पैसा है बैंक में। इट मींस अगर आपके पास बैंक में पैसा है तो द ऑप्शन इज द बिजनेस हैज मनी इन द बैंक, तो बिजनेस के अंदर बैंक, बिजनेस का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन फोर, क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000? जब आप किसी को उधार पे सेल करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्या आपके पास कैश आ रहा है? तो कैश नहीं आ रहा, आप उधार पे सेल्स कर रहे हैं। तो जब उधार पे सेल करते हैं तो आप उसके बदले कैश नहीं मिल रहा आपको, मगर प्रॉमिस तो मिल रहा है कि रिसीवेबल हो, काबिले वसूल है आपके लिए। अब जब कैश नहीं मिल रहा तो कैश तो डेबिट होगा नहीं, तो ऑप्शन ए एंड सी तो ऑप्शन गलत है। अब बात आते हैं कैश की बात, आपके पास बी में है तो वो भी नहीं है, तो लास्ट में भाई 1000 रुपीज आपके पास अकाउंट रिसीवेबल काबिल वसूल है 1000 रुपीज, और सेल्स अकाउंट आपके पास रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, वो आपका क्रेडिट बैलेंस है 1000 रुपीज। तो ये आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव? जब डिस्काउंट रिसीव कर आप करते हैं कस्टमर से, सप्लायर से जब आप डिस्काउंट लेते हैं, तो डिस्काउंट आपके लिए क्या चीज है? सप्लायर को जो आपको पे करना है, अब आपने कहा कि मैं पे नहीं करूंगा, मुझे 50,000 के बदले मैं आपको 40,000 रुपीज पे करूंगा, मुझे 10,000 रुपीज डिस्काउंट दे दें। तो आपके पास जो लाइबिलिटी होगी वो तो डिक्रीज होगी डिस्काउंट के बदले। 10 रुपए आपके पास लाइबिलिटी, 10,000 रुपीज आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, और वो 10,000 रुपीज आपके पास डिस्काउंट रिसीव में आएगा। तो आप रिकॉर्ड करेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या रिव्यू किया है? रिवीजन ऑफ बेसिक रूल्स डबल एंट्री के, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और उसके साथ साथ आपने डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चन देखे। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स इन रिव्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।